हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। वही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला लेकर के, जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हम सॉल्व हुए हैं और हम आपको इसको करके दिखाएंगे। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके पेपर किस तरीके से सीटेट तैयार करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके दिवाली बहुत अच्छे से गुजरी होगी। अब तो इस त्यौहार सब निपट गए हैं। अब आप अपना पूरा ध्यान जो है अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए लगाइए, अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई लिखाई पे लगाइए। त्यौहार बहुत आते हैं, बार बार आते हैं, जीवन में हर साल आते हैं, लेकिन परीक्षाएं बार बार नहीं आती हैं, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। इसलिए अवसर को बिल्कुल भी गंवाएं नहीं और अपनी तैयारी को और धारदार बनाएं और अच्छे से करें, ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, वो उसमें आपको ईश्वर सफलता दे। ठीक है, आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो कि आज का सेशन नंबर 3 है। इसमें महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं, जो कि सीटेट ने आपसे पुराने वर्षों में पूछे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के सेशन में, आज के सेट में, आज की क्लास में कौन से ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो सीटेट पूछ चुका है आपसे। ठीक है, आइए देखते हैं कि आज क्या है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और आज का पहला प्रश्न है आपके सामने ये कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है कि विविध पृष्ठभूमि, ठीक है, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। सभी के लिए मान्यकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, या फिर विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। तो देखिए, अगर विविध पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, ठीक है, विविध पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। सीधी सी बात है कि आपको अलग अलग विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। ठीक है, अलग अलग, जैसे कोई बच्चा ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसी हिसाब के विन्यास लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही विन्यास पे केंद्रित होकर के आपको पढ़ाई नहीं करानी चाहिए। आपको अलग अलग विन्यासों से, मतलब विविध डायमेंशन से, डिफरेंट डायमेंशन से आपको उदाहरण लेने चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। समझ गए। अगला देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। मतलब समस्या समाधान जो क्षमताएं हैं उनको कैसे सुसाध्य किया जा सकता है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर, या फिर समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर के। समस्या समाधान अगर आपके अंदर डेवलप करनी है, मतलब कि क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी अगर आपको डेवलप करनी है, तो आप क्या करेंगे, क्या एक निश्चित पैमाने को ही मायने रखेंगे, या फिर किसी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करेंगे। नहीं, आप जैसी समस्या वैसा समाधान करने की आपको क्या करनी है, कोशिश करनी है। ठीक है, हर समस्या का एक ही तरीके से समाधान आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लगातार अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर दे करके जो आपके अंदर समस्या समाधान क्षमताएं हैं उसको आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर दे करके आप सुसाध्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। सीटेट में इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चंस में नहीं करने पे भी बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं। नहीं करने पे ध्यान दीजिएगा, नहीं डायरेक्ट पढ़ लिया कि अध्यापक को करना चाहिए, ऐसा मत पढ़ लीजिएगा। इसको ध्यान दीजिएगा कि नहीं कहाँ पर आया हुआ है। तो अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए क्या करना चाहिए, एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, या फिर संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तो आपने क्या नहीं करना चाहिए एक अध्यापक को, ये ध्यान रखिए
तो आपको क्या करना चाहिए, पहले करने पे जोर दे लेते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज आपको करनी चाहिए तो बचा क्या, बचा आपका ये कि आपको ये नहीं करना है किसी भी चीज की जटिल संरचनाओं का, मतलब जो एकदम कठिन है, टफ है, उन स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल नहीं करना है आपको। अगर आप कुछ भी समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले सरल से कठिन की ओर चलेंगे ना। अगर हम मैथमेटिक का ही कोई चीज़ ले लेते हैं, क्या करते हैं, पहले हम इजी एग्जांपल्स देखते हैं, फिर क्वेश्चंस में जब आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो पहले इजी क्वेश्चन होंगे, फिर धीरे धीरे उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। आप डायरेक्ट जटिल संरचनाएं, मतलब एकदम बहुत कठिन समस्याएं लेकर के, मतलब कठिन तरीकों से उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मकता का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है कि क्रिएटिविटी, मतलब बच्चा कैसा है, एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से सोचने की क्षमता है। तो इसका मतलब है कि उसका सबसे प्रमुख लक्षण क्या है, उसका सबसे प्रमुख लक्षण है अपसारी चिंतन। वो अलग अलग डायमेंशंस में सोच सकता है, अलग अलग डायमेंशंस में क्या कर सकता है, सोच सकता है। मतलब एक ही प्रॉब्लम का वो कई तरीके से हल ढूंढने की कोशिश कर सकता है। तो इस टाइप का जो बच्चा है तो उसको आप समझ जाइए कि वो क्या है, क्रिएटिव चाइल्ड है या सृजनात्मक बालक है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना, या फिर विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, या फिर संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। देखिए, बिना विश्लेषण के आप आकलन अवलोकन नहीं कर सकते, अनुकरण और नकल दोहराना ये सब करना ही नहीं आपको, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना ये भी नहीं है। आपका सबसे सही तरीका होता है कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ठीक है। अगर आपकी ये कहानी आप पढ़ रहे हैं और इस कहानी, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक संबंध स्थापित करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जैसे प्रीवियस नॉलेज को करंट सिचुएशन में जोड़ करके आपको समझाया जाता है तो आपको जल्दी समझ में आता है। इसी तरह संकल्पनाओं के बीच में जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बीच में आपका क्या होना चाहिए, एक रिलेशनशिप बनना चाहिए, तब आप आराम से सीख पाएंगे। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, या फिर त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अब समझिए क्वेश्चन में क्या है कि किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है, ठीक है। ये नहीं करना है कि त्रुटि ज़्यादा जो कर रहा है उसको आप दूसरे छात्र से अलग कर लें, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, बिल्कुल नहीं। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा, दंड की तो मात्रा देनी नहीं, दंड तो देना ही नहीं है, ठीक है। जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं है। तो आपने करना क्या है, त्रुटियों की समझ, ये आपके लिए क्या है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए एक अर्थपूर्ण चीज है, ठीक है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चे को दंड देकर, या फिर प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। कि अगर आप उसको मोटिवेट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप उसको मोटिवेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, बच्चे को बहुत आसान क्रियाकलाप जब आप आसान दे देंगे तो वो सीख ही नहीं पाएगा, वो आसान का ही आदी होगा, उसको डिफिकल्ट चीज़ में उसको समस्याएं पैदा होने लगेंगी। रटा रटाया कुछ करना नहीं है, दंड आपको
देना नहीं है, तो आपके पास बचा क्या ऑप्शन, आपके पास है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देना है। ठीक है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, तो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर के इसको कायम रखा जा सकता है। शर्मिंदगी क्या है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। या शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। या फिर शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। फिर शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, बिल्कुल नहीं। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, नहीं। और ये भी नहीं कि शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं। सीधा सा ऑप्शन आपके पास क्या है, सीधा सा ऑप्शन आपके पास है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, अगला, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि संज्ञान की संरचना में क्या होता है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, या फिर बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो जो अधिगम का संरचनात्मक विचार है वो यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं। बच्चे हमेशा क्या होते हैं, चाइल्ड एक्टिव लर्नर होता है। ठीक है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, या फिर योग्यता अटल है। तो अधिगम के लिए सबसे जो उपयुक्त धारणा है वो ये है कि योग्यता जो है वो आपकी क्या है, सुधार्य है। योग्यता को आप परस्पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है, कौन सी परिपाटी, कौन सा एस्पेक्ट जो है वो विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसमें से जो इन चारों ऑप्शन में से सबसे सही आपका आंसर है या सबसे सटीक आंसर वो ये है कि अन्वेषण और संवाद विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। ठीक है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है कब होती है, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। सीखने में कठिनाई कब होगी, सीखने में कठिनाई तब होगी जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं है। किसी भी समस्या को समाधान करने की आपकी जो सूचना है, समस्या से रिलेटेड जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से आपके पास नहीं है या बच्चे के पास नहीं है, तो उसको समस्या जरूर होगी। तो इसका मतलब है कि सूचना अगर अलग अलग टुकड़ों में है तो उसको सीखने में कठिनाई का अनुभव होगा। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना उच्च भय, या निम्न उत्तेजना उच्च भय। तो देखिए क्या होता है, अगर कोई उत्तेजना नहीं है, कोई भय नहीं है तो क्या हो जाएगा, होगा ही नहीं अधिगम। निम्न उत्तेजना उच्च भय, भय भी ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। उच्च उत्तेजना उच्च भय, दोनों चीज़ें ज़्यादा होंगी तो भी काम नहीं हो पाएगा, मतलब उसका अधिगम नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, ये अवस्था जो होती है संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, उस अवस्था में वो अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, अगला, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, ना आनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवांशिकता पर और केवल पर्यावरण पर। तो आप जानते हैं कि विकास में जो एक महत्वपूर्ण योगदान है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण
दोनों का है। तो पहला ऑप्शन तो आपका सीधे गलत है कि ना आनुवांशिकता ना पर्यावरण। अगला है केवल आनुवांशिकता, ये भी नहीं होगा, और ना केवल पर्यावरण। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, इसका मतलब है कि दोनों की पारस्परिकता पर, ठीक है, पर्यावरण और आनुवंशिकता की पारस्परिकता पर विकास संभव है। अगला देखिए, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक जो होता है, मतलब सेल्फ टॉक जो होती है, वो क्या बताती है? आत्म केंद्रितता, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता या फिर स्वतः नियमन। जब आदमी सेल्फ टॉक करता है, ये क्या कर रहा है, ये सेल्फ टॉक कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधी सी बात है कि ये क्या है हमारा, ये स्वतः नियमन है। ठीक है, हम स्वयं से बात करके कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार से आगे कार्य करना है, किस प्रकार से सुधार करना है, तो इसको हम सीधे सीधे कहते हैं स्वतः नियमन। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, किसी भी प्रकार का अलगाव आपको नहीं करना। अगर कोई तेज है तो उसे अलग नहीं करना है, कोई स्लो लर्नर है तो उसे भी आपको अलग नहीं करना, सबको ले करके चलना है। तो मूल्यांकन पद्धतियों का क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ठीक है, अगला देखिए, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है, क्या दर्शाती है? छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, या फिर अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। जब हम संकेत और इशारे करते हैं, जब हम बच्चों को किसी समस्या को समाधान करने में कठिनाई होती है और हम उसे संकेत और इशारे करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसे सहारा दे रहे हैं। तो ये एक तरीके का पाड़ बांधने का काम करता है। तो आपका सीधे सीधे आंसर क्या है? अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक है, उसको सहारा दे रही है वो। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या करता है? लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। उसके पिता ने कहा कि रो मत, लड़के रोते नहीं हैं और तुम लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। इसका मतलब है कि एक तरीके का एक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है कि सिर्फ लड़के नहीं रो सकते, लड़कियां रोती हैं। तो ये क्या रूढ़िवादिता है ना, जेंडर वाली बात हो गई है। तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं, वो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहे हैं। वो अपनी बात से मतलब लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है, इसका मतलब लड़कियां रोती हैं और लड़के नहीं रोते हैं। तो ये जेंडर वाली बात हो गई। तो ये हो गई लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है उनके पिताजी का ये कथन। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होगा? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो जो एक आपकी प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें सीधे सीधे आपको क्या करना चाहिए? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है, लॉरेंस कोलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक, प्रथा पूर्व या फिर प्रथागत। तो ये कह रहे हैं कि लॉरेंस कोलरबर्ग का कौन सा सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना
क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के प्रथागत सिद्धांत या प्रथागत चरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रथागत चरण को दर्शाता है। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारण है, या फिर विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। तो बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में सबसे सही क्या है? विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। समझ रहे हैं? विद्यालय जो है सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारण है। ठीक है, समाज क्या है? समाज क्या है? वो एक द्वितीय कारक है और परिवार जो है वो एक प्राथमिक कारक है। ठीक है, विद्यालय तो हो गया ये इसका आंसर आपका। विद्यालय जो है सामाजिकरण का द्वितीय कारक है और परिवार जो है वो आपका सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। यही इसका आंसर है। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बहुबुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो सीधे सीधे जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, ठीक है, वो आपका क्या करता है? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ठीक है, जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो क्या है? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। ठीक है, अगला देख लो। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? किसमें? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? परिकल्पित निगनात्मक सोच या फिर संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, या फिर अमूर्त सोच का विकास, या फिर विचार या सोच में केंद्रीकरण। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? वो होता है आपका विचार या फिर सोच में केंद्रीकरण। क्या होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण? विचार या सोच में केंद्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट, विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, या फिर विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है? तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत है कि विकास सिर्फ बाल्यावस्था में होता है। दूसरा छोड़ देते हैं। विकास के दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होते हैं? बिल्कुल नहीं। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है? ये भी बिल्कुल गलत जवाब है। तो आपका सही आंसर क्या है? विकास बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास जो है, डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। तो आंसर नंबर 2 आपका सही है। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किस चीज के महत्व पर जोर देता है? तो ये देता है सांस्कृतिक उपकरणों के। ठीक है, ये किस पे महत्व पर जोर देता है? सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। ठीक, नेक्स्ट, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को ये स्कीमा या मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। किस में करते हैं? ये स्कीमा या फिर मनोबंध में। ठीक है, अगला, एक समावेशी कक्षा में किस चीज पर जोर होना चाहिए? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए। क्योंकि पहला आपका गलत है, क्योंकि यहाँ छात्रों का अलगाव है, तो ये हो ही नहीं सकता। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर नहीं देना है, अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर जोर नहीं देना है। तो आपका बचा क्या? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, मतलब सबको क्या करना? सबको डेवलपमेंट के मैक्सिमम चांसेस देने के लिए होता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग
उपयुक्त है। दिव्यांगजन क्या होता है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र। तो सबसे उपयुक्त जो है, उपयुक्त शब्द क्या है, किस शब्दावली का है? तो वो ये है कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अनुसार किस शब्दावली का प्रयोग सबसे उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, या फिर अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक, या फिर सांवेदिक, मूर्त, फिर अमूर्त, या फिर अमूर्त, सांवेदिक, या फिर मूर्त। तो जन्म से किशोरावस्था तक का जो क्रम होता है वो होता है पहले सांवेदिक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। ठीक है, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त ये क्रम होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए? योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, या फिर अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाना चाहिए। तो ये हो गए आपके आज के सेशन के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो आपके सीटेट ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। अगर आपको हमारे प्रयास, हमारे कंटेंट, हमारा चैनल, हमारी चीज़ें पसंद आती हैं, हमारे प्रयास पसंद आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए कि किस इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, आपको और क्या चीज़ें चाहिए, ताकि हम और बेहतर तरीके से चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। इसी उम्मीद के साथ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।